आज हम बात करेंगे आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण यानी कि ट्रेट्स का संतानों में अवतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाती है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है या संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषाएं कुछ इस तरह से हैं। अलग अलग शिक्षण शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम या हेरिडिटी व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहा गया है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वो सभी बातें शामिल होती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में मौजूद होती है। यहाँ जीवन के आरंभ का अर्थ जन्म के समय से नहीं वरन गर्भाधान के समय से लिया जाता है, जो कि जन्म से भी लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। और H.A. पीटरसन के अनुसार व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की विशेषताएं प्राप्त होती हैं, उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम के नियम तथा सिद्धांतों पर आधारित है। ये विषय भी अध्ययन के नए आयाम प्रस्तुत करता है। वंशानुक्रम के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला है बीज कोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। दूसरा समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। तीसरा विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। चौथा प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। पांचवा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। और छठा मेंडल का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम कुछ इस तरह से है। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस नियम के प्रतिपादक विजमैन का कथन है कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है, जो बीज कोश को उस बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस तरह से बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा नियम है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस नियम के अर्थ को समझाते हुए सोरेनसन ने कहा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे अधिकांशतः बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे अधिकांशतः मंद बुद्धि होते हैं। इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे अपने माता पिता के समान होते हैं। विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे विभिन्नता का नियम कुछ इस प्रकार है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे से समान होते हुए भी कई बार हम देखते हैं कि बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। कभी कभी उनके पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं भी उनमें पाई जाती हैं। इसका कारण बताते हुए सोरेनसन ने कहा है कि इस विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोशों की विशेषताएं हैं। उत्पादकों में से अनेक पितृक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस नियम को अर्थ स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने कहा है कि बहुत से प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभावान होने की प्रवृत्ति और बहुत सारे निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में भी उच्च कोटि के गुण मौजूद होते हैं। यही प्रत्यागमन का नियम कहलाता है।
मेंडल का नियम कुछ इस तरह से है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए, इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों से वंशक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के अध्ययन में बहुत अधिक मदद मिलती है। मेंडल के जो प्रयोग हैं वो छोटे बड़े मटर को मिला करके बोने का प्रयोग भी था, और काले और सफ़ेद चूहों को एक साथ रखकर उनसे संतति व्यापार का प्रयोग भी उन्होंने किया था। इन प्रयोगों के माध्यम से जो निष्कर्ष निकले वो कुछ इस तरह से हैं। इनसे वंशक्रम की शुद्धता का भी पता लगता है और प्रत्यागमन के सिद्धांत का भी निरूपण इन्हीं से होता है। अपनी बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट की। वातावरण को परिभाषित कुछ इस तरह से किया गया है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से व्यक्ति को ढके हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ होता है वही उसका वातावरण कहलाता है। इसमें वो सभी तत्व शामिल होते हैं जो मानव के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वातावरण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण की परिभाषाएं कुछ इस तरह से है। वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व शामिल होते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया होता है। रॉस के अनुसार वातावरण की परिभाषा कुछ इस तरह से है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, लेकिन समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण जन्म से पूर्व ही अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देता है। गर्भावस्था बालक के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरा बाह्य वातावरण। बालक के बाह्य वातावरण के अंतर्गत जाति, समाज, राष्ट्र, उसकी संस्कृति इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार के वातावरण की परिस्थितियाँ प्रत्येक देश में प्रत्येक काल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। परिवार में यह कार्य माता पिता अपने बालकों को पूर्ववत चले आ रहे रीति रिवाजों, भाषा, संस्कृति, साहित्य, जातीय जीवन दर्शन इत्यादि का पाठ व्यवहार के द्वारा सिखाते हैं, जबकि विद्यालय बालकों में राष्ट्रीयता एवं मूल्यों का विकास आदि के भावों को विकसित करता है। बालकों के लालन पालन या संरक्षण की कुछ विशेष कंडीशंस हैं। बालक के विकास पर उसके लालन पालन तथा माता पिता की आर्थिक स्थितियां भी प्रभाव डालती हैं। परिवार की स्थितियों तथा दशाओं का बालक के विकास पर सदैव प्रभाव पड़ता है। बालक के लालन पालन में परिवार का अत्यधिक महत्व है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक उसका विकास परिवार ही करता है। स्नेह, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, आज्ञा पालन एवं सदाचार आदि का पाठ परिवार से ही मिलता है। परिवार मानव के लिए एक अमूल्य संस्था। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक वातावरण में शामिल की गई है। फ्रॉबेल के अनुसार फ्रॉबेल ने भी घर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं और घर में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बालक के विकास में परिवार एक अहम संस्था की भूमिका अदा करता है। बालन के लालन पालन में परिवार के शैक्षणिक कार्य कुछ इस तरह से हैं। परिवार बालक की मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार का वातावरण वैज्ञानिक या साहित्यिक है तो बालक का झुकाव भी वैसा ही होता है।
मोंटेसरी के अनुसार सीखने का प्रथम स्थान माँ की गोद है। बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है। परिवार बालक में स्वस्थ आदतों के निर्माण में सहायक होता है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक हमेशा कुछ न कुछ आदतें परिवार में ही रहकर अन्य सदस्यों से सीखता है। अनुकूलन का पाठ बालक परिवार से ही सीखता है, क्योंकि परिवार के सदस्य एक दूसरे से समायोजन करके अपनी समस्याओं का हल करते हैं। परिवार बालक के सामाजिकरण का आधार है। बालक स्वयं सामाजिक जीवन की क्रियाओं तथा सामाजिक गुणों को यहीं से सीखता है। बालक को व्यावहारिक जीवन की शिक्षा भी परिवार से ही मिलती है। परिवार में रहकर बालक अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव तथा आज्ञा पालन की भावना को ग्रहण करता है। परिवार के सभी सदस्यों से वो कर्तव्यपरायणता, आत्मसंयम तथा अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करता है। इस तरह बालक के लालन पालन में परिवार का योगदान सराहनीय माना गया है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालक के सामाजिक वातावरण एवं उसके प्रभाव की। बालक को प्रभावित करने में परिवार के अलावा समाज भी मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। समाज द्वारा बालकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। विद्यालय में अनेक परिवारों से आए हुए बालक अपने साथ अलग अलग वातावरण की सोच लेकर आते हैं, लेकिन विद्यालय का वातावरण एक सुनिश्चित, अनुशासित एवं शिक्षा हेतु संगठित वातावरण होता है। कहीं कहीं तो बाहर का वातावरण विद्यालय के वातावरण से पूर्णतया विरोधात्मक होता है। हमारा देश विविधताओं का देश है, जैसे भाषा की विविधता, संप्रदाय तथा जाति की विविधता, साधनहीनता तथा संपन्नता की विविधता हमारे बाहरी वातावरण की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य समस्याएं हैं, माफ़ कीजिएगा। इन सभी वातावरणीय समस्याओं से मिलकर जब बालक विद्यालय में अध्ययन करने आता है तो समस्त कठिनाइयां विद्यालय को झेलनी पड़ती हैं और उनका समाधान भी विद्यालयों में ही मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि वातावरण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। हम यहाँ इन पक्षों पर विचार करेंगे जो वातावरण से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव होता है। गॉर्डन के अनुसार उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। बालक का मानसिक विकास सिर्फ बुद्धि से ही निश्चित नहीं होता, बल्कि उसमें बालक की ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क के सभी भाग एवं मानसिक क्रियाएं इत्यादि भी शामिल होती हैं। अतः बालक वंश से कुछ लेकर उत्पन्न होता है। उसका विकास उचित वातावरण से ही संभव हो पाता है। वातावरण से बालक की बौद्धिक क्षमता में तीव्रता आती है और मानसिक प्रक्रिया का सही विकास होता है। दूसरा जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो शारीरिक अंतर पर प्रभाव होता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम नहीं होकर के वातावरण होता है। उन्होंने बहुत से उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि जापानी और यहूदी, अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास करने वाले जो लोग हैं, इन सब की लंबाई उनके भौगोलिक वातावरण के कारण से बढ़ गई है। बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव की। कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का विकास आंतरिक क्षमताओं का विकास करके और नवीनताओं को ग्रहण करके किया जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए उपयुक्त वातावरण को उपयोगी माना गया है। कूल ने
यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन करके पाया कि उनके व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ वातावरण में पालन पोषण के द्वारा हुआ है। शिक्षा पर प्रभाव। बालक की शिक्षा बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया और सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामान्य विकास करना होता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में बालकों का सही विकास उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण पर ही निर्भर करता है। प्रायः यह देखने में आता है कि उच्च बुद्धि वाले बालक ही सही वातावरण के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सामाजिक गुणों का प्रभाव। बालक का सामाजिकरण उसके विकास पर निर्भर करता है। समाज का वातावरण उसे सामाजिक गुण एवं विशेषताओं को धारण करने के लिए उन्मुख करता है। न्यूमैन, फ्रीमैन एवं होलिंजगर ने 20 जोड़ा बालकों का अध्ययन किया। आपने जोड़े के एक बालक को गांव में और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर गांव के बालक में अशिष्टता, चिंताएं, भय, हीनता और कम बुद्धिमत्ता संबंधी विशेषताएं पाई गई, जबकि शहर में बालक में शिक्षित व्यवहार, चिंता मुक्त, भयहीनता, निडरता और बुद्धिमत्ता संबंधी विशेषताएं पाई गईं। अतः स्पष्ट है कि वातावरण सामाजिक गुणों पर भी प्रभाव डालता है। और फिर बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। वातावरण बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर सभी तरह के विकास पर प्रभाव डालता है। बालक का सर्वांगीण या बहुमुखी विकास तभी संभव है जब उसे अच्छे वातावरण में रखा जाए। ये वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक की वंशानुक्रमीय विशेषताओं का सही ढंग से प्रकाशन हो सके। मेरा ख्याल है आनुवंशिकता और वातावरण को समझने के लिए इतना पर्याप्त है। शेष बातों के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।